हेलो गाइस, मेरा नाम प्रेम कुमार सिंह है। मैं आप लोगों को आज हिंदी व्याकरण का टॉपिक कारक पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आएगा और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग कारक जानते हैं। कारक में सबसे पहला टॉपिक है क्रिया, क्योंकि कारक जानने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर क्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले काम करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के बारे में कि काम करने का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी किसी काम के करने या होने का जो बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे आपको ले लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पढ़ना, उठना, खेलना आदि। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फिर से रिपीट करें। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कारक में। कारक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई टॉपिक है तो वो क्रिया है। तो क्रिया सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किसी काम के करने या होने का, कोई भी काम कोई कर रहा है या कोई काम करने का होने का जो बोध करा रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे आपको कोई भी क्रिया आप लिख सकते हैं, पढ़ना, उठना, खेलना, बैठना इत्यादि। अब हम लोग आते हैं, ये तो पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक है आपको कर्ता। दूसरा टॉपिक क्या है? कर्ता। कर्ता कहते हैं काम करने वाले को, कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। यानी हम जो भी कुछ काम करते हैं, चाहे वो पढ़ते हैं, लिखते हैं या कोई भी वर्क करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। चलिए, तीसरा टॉपिक है आपको कर्म। तीसरा टॉपिक का नाम है कर्म। काम का फल जिस पर पड़े, उसे हम कर्म कहते हैं। यानी काम का फल जिस पर पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। उसे हम लोग कर्म कहते हैं। अब बच्चों, हम लोग इसका कारक का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हम लोग कर्ता पढ़े, यानी काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। बच्चों ध्यान से समझिए, ये कारक चैप्टर जो है वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है। इस कारक को अगर आप समझ जाओगे तो आपका हिंदी व्याकरण लगभग आसान हो जाएगा। खास करके ये हिंदी व्याकरण जो है ना, ये बहुत लोगों के लिए एक तरह से वाइटल रहता है। वाइटल का मेरे कहने का मतलब है कि ये आप ग्रामर में आप पर्यायवाची शब्द पढ़ लोगे, विलोम शब्द पढ़ लोगे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पढ़ लोगे, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पढ़ लोगे, मुहावरे पढ़ लोगे, लोकोक्ति पढ़ लोगे। लेकिन अगर आपको कारक की जानकारी नहीं है तो आप कहो ना कि आप बस रटने से कोई चीज़ नहीं होता है। हमको उसको एक्चुअल में समझना पड़ेगा। कि बस अगर हम ये टोटल पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द सब चीज़ रट लेंगे तो हम एग्ज़ाम में ज़रूर रट के लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि कर्ता या आपको कारक किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, आपको क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ये सब के बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। तो बच्चों, हम लोग जो आज का टॉपिक स्टार्ट किए हैं कारक, तो कारक समझाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि आप पॉइंट दर पॉइंट आप उसको समझें और आगे आपके आने वाले भविष्य के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप हिंदी में दिलचस्पी रखते हो तो आपको ये पढ़ना अति आवश्यक है, खास करके कारक में क्रिया, कर्ता और कर्म। फिर से हम समझाएं आपको कि काम करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्रिया कहते हैं। आप लोग भी पढ़े होंगे कि क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्रिया के भी दो भेद हैं, पहला है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। सकर्मक कहते हैं, सकर्मक को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। स जोड़ कर्मक, यानी जिसके साथ कर्म की प्रधानता हो।
क्रिया शब्द का वह रूप जिसमें किसकी प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। उम्मीद है बच्चों हम जो आपको समझा रहे हैं आप लोग पहले भी इसको पढ़े होंगे और अभी भी पढ़ रहे हो, तो पहले जो पढ़ रहे हो उसका ये आपको क्या है, पुनरावृत्ति है, रिवीजन है। क्योंकि इंसान जितना ज़्यादा रिवीजन करेगा, जितना ज़्यादा रिवीजन करेगा कोई चैप्टर को, पूरी तरीके से उसको रिवाइज्ड करेगा डेली, वो आने वाले समय में आपको क्या होगा, आपकी बेहतरी के लिए अच्छा होगा। आप अच्छे से समझ भी पाओगे और आप बस समझो नहीं, 10 को समझाओ भी। क्योंकि कहा भी गया है कि हमारा धन कोई जरूर चोरी कर सकता है, लेकिन हमारी जो विद्या है, हमारा जो नॉलेज है, उसे कोई चोरी नहीं कर सकता है। तो हम लोग जो अभी बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा विद्या को आप दान कीजिए, जितना ज़्यादा विद्या के बारे में, विद्या को सम्मान की दृष्टि से देखिए और विद्या का क्या कीजिए, इज्जत कीजिए, वो विद्या आपको दिल खोल कर आपको क्या करेगी, वो दिल खोल कर आपको क्या करेगी, एक अच्छे इंसान बनाने में प्रेरित करेगी। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो दूसरा हमने आपको बताया कि अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब हुआ क्रिया का वह रूप जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं हो। क्रिया का वह रूप जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं हो उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा खेलता है, इसमें बच्चा आपको कर्ता हो गया, खेलना क्रिया हो गया। ध्यान से समझिए, बच्चा खेलता है तो बच्चा क्रिया हो गया और बच्चा आपको कर्ता हो गया और खेलना क्या हो गया, क्रिया हो गया। इसी तरह इसमें कर्म की प्रधानता नहीं है, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो क्रिया बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कर्ता में। कर्ता है काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। कोई जो काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता। कर्म है काम का फल जिस पर पड़े, काम का फल जिस पर पड़े उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का कोशिश करेंगे। जैसे है आपको राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। तो बच्चों हम लोग अगर इसमें पता करें कि इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है और क्रिया कौन है, तो हमें खुद ब खुद ये तीनों चीज, कर्ता, कर्म और ये क्रिया, कर्ता और कर्म, तीनों चीज समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको पहले बताया कि जो है राम क्या है, राम है आपको कर्ता। राम क्या है, क्योंकि राम कुछ काम कर रहा है, राम विद्यालय जाने का काम कर रहा है, तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं विद्यालय पे। विद्यालय क्या है, विद्यालय राम का फल इस पर पड़ रहा है कि राम कहाँ जा रहा है, तो राम विद्यालय जा रहा है, तो विद्यालय आपको क्या हो गया, कर्म हो गया। विद्यालय आपको कर्म हो गया। और जाता है इसका मतलब है जाना, खाना, उठना, बैठना, सब क्या होता है, क्रिया होता है। तो बच्चों अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको भली भांति समझ सकते हैं कि राम विद्यालय जाता है तो राम कर्ता हो गया, विद्यालय कर्म हो गया और जाता है क्या हो गया, क्रिया हो गया। उम्मीद है आप लोगों को हम जो भी समझा रहे हैं वो भली भांति समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है दूसरा कारक के भेद, कहते हैं ना काइंड्स ऑफ केस, इन इंग्लिश काइंड्स ऑफ केस। तो कारक के 8 भेद हैं, कारक के 8 भेद हैं। पहला है कर्ता कारक, पहला है कर्ता कारक। बच्चों कारक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपने पढ़ लिया, क्रिया, कर्ता, कर्म आपने पढ़ लिया, कर्ता, कर्म, क्रिया पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि कारक में विभक्ति का होना अति आवश्यक है। बिना विभक्ति के क्रिया कारक का कोई वजूद नहीं है। जिस तरह एक इंसान के शरीर में हार्ट के बिना जिस तरह एक इंसानी शरीर में हार्ट का होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है हम लोग सांस फ्रीली ले सकें, और मतलब जिंदा रहने के लिए हार्ट बहुत ज़रूरी है, सांस बहुत ज़रूरी है। उसी तरह कारक में विभक्ति चिन्ह ठीक उसी तरह हार्ट का काम करता है, यानी कि ह्यूमन हार्ट का वो क्या करता है, काम करता है। बिना विभक्ति चिन्ह को हम लोग दूसरा कहते हैं परसर्ग, पौड़ और सौ गौपर रेफ, परसर्ग भी कहते हैं और उसको विभक्ति भी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में उसको विभक्ति कहते हैं। आइए हम लोग विभक्ति के आधार पर ही कहें तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है आपको ने।
हमेशा बाबू याद रखिएगा कि कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। इसी ने के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, वाक्य को बनाएंगे। जैसे हमने इसका विभक्ति चिन्ह याद कर लिया, उसका काइंड यानी कि उसका भेद याद कर लिया, आपके लिए परिभाषा उतना ही आसान हो जाएगा, उसका जो डेफिनेशन है उतना ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो जैसे हमने कर्ता कारक बताया तो इसका विभक्ति चिन्ह है ने, ये आपको पहला हो गया। दूसरा है कर्म कारक, दूसरा क्या है, कर्म कारक। दूसरा है कर्म कारक। जिस तरह कर्ता कारक का आपको विभक्ति चिन्ह ने होता है, उसी तरह कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को। कर्ता ने, कर्म को, कर्म को। अब तीसरा आता है करण कारक। तीसरा बच्चों आता है करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है से। तीसरा, पहला आपको कर्ता कारक हो गया, इसका विभक्ति चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को। तीसरा है करण कारक, विभक्ति चिन्ह है से। चौथा है अपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है से जुदाई। बच्चों अपादान कारक है, इसका विभक्ति चिन्ह है से जुदाई, यानी कि कोई चीज से जुदा होना है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो रहा है। यहां पर जुदाई का भाव स्पष्ट हो रहा है, इसलिए इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से है। बच्चों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपका है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक। पांचवा है संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है के द्वारा। इसका विभक्ति चिन्ह बच्चों है के द्वारा, ठीक। छठा है संबंध कारक। हमने अभी पढ़ा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक। अब क्या है, संबंध कारक। अब क्या है, संबंध कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है का के की, का के की। इसका विभक्ति चिन्ह है आपको संबंध कारक का, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिलेटिव केस कहते हैं। इसका आपको विभक्ति चिन्ह है का के की, ठीक। बच्चों आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूं मैं, आप लोगों को भली भांति समझ में आ रहा है कारक के 8 भेद। इसमें 6 भेद मैंने आपको लिखाया। पहला भेद है कर्ता कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह ने। दूसरा है कर्म कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह को। तीसरा है करण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह से। और चौथा है अपादान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह से जुदाई यानी अलग होना। पांचवा मैंने लिखाया संप्रदान कारक, विभक्ति चिन्ह के द्वारा। छठा लिखाया मैंने संबंध कारक, विभक्ति चिन्ह का के की। सातवां लिखिए अधिकरण, अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है में, पर। इसका विभक्ति चिन्ह बच्चों है में और पर। ये है आपको अधिकरण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है में पर। जैसे डाल पर तोता बैठा है, इसमें अधिकरण मतलब इस तरह कहिए ना इसको कि तोता डाल पर बैठा है, तो तोता का बेस क्या है, डाल, यानी उस पर वो बैठा है, इसलिए ये किस कारक के अंडर आएगा, ये अधिकरण कारक के अंडर आएगा। इसका विभक्ति चिन्ह है में और
पर बच्चों अब हम लोग 8वां और लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक है आपको कारक का संबोधन। संबोधन कारक। संबोधन कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है विभक्ति चिन्ह है हे अरे, है ना। इसका विभक्ति चिन्ह बच्चों क्या है संबोधन कारक का? हे अरे। हे अरे का मतलब है कि हम लोग किसी को बुलाते हैं, जैसे कि मान के चलिए अब कुछ ऐसा वो काम हो गया जो हमें भगवान को याद करना है, तो हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, मुंह से अचानक निकल जाता है हे भगवान ये तूने क्या किया, अरे यहाँ आओ। इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है कि वो संबोधन कारक के अंदर हुआ। संबोधन का शाब्दिक अर्थ है बुलाना, सम जोड़ बोधन। अगर हम लोग संबोधन को पढ़ते हैं तो संधि विच्छेद करते हैं तो सम जोड़ बोधन, इसका अर्थ होता है बुलाना। इसका अर्थ क्या होता है? बुलाना या पुकारना। इसका अर्थ आपको बच्चों होगा बुलाना या पुकारना। तो संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो गया? हे अरे। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कारक के बारे में, उसके जो बैकबोन, कारक का ये बैकबोन यानी क्रिया, कर्ता और कर्म के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि कारक के कितने भेद हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले कारक के भेद तो हमने पढ़ लिए। अब यहाँ पर ये आता है कि आखिर कारक कहते किसको हैं। सवाल तो ये है ना भाई कि अगर आप कारक के बारे में जान लिए, कारक के में क्या क्या उसमें आता है, कारक के भेद जान लिए, आप कारक आखिर कहते किसे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए कारक का जो परिभाषा होता है वो परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के बीच, संज्ञा या सर्वनाम के बीच जो क्रिया का संबंध स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कारक का। फिर से ध्यान से समझिए, कारक का परिभाषा देख लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम के बीच, फिर से समझिए, संज्ञा या सर्वनाम के बीच जो क्रिया का संबंध स्थापित करते हैं। नाउन और प्रोनाउन के बीच, नाउन और प्रोनाउन के बीच जो वर्ब का, यानी वर्ब का क्या कहते हैं? रिलेशन बाउंड करते हैं। वर्ब का रिलेशन बाउंड करते हैं यानी संबंध स्थापित करते हैं, उसे हम लोग कारक कहते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कारक किसे कहते हैं, कारक के अंदर क्या क्या मूलभूत इकाइयां हैं उसके बारे में हमने पढ़ा, और कारक के कितने भेद हैं उसके बारे में हमने जाना, और वे भेद के साथ साथ उसका विभक्ति चिन्ह भी हमने जाना, और विभक्ति चिन्ह के साथ साथ हमने उसकी बारीकियों के बारे में भी सही तरीके से जानने की कोशिश की कि आखिर ये होता क्या है और इसका क्या और कहाँ यूज़ है। ओके, थैंक यू।